हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक विद अ न्यू लेक्चर। और आज हम मेजरली तीन चीज़ों को या तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब आप ऐसे कह सकते हो, आप इनको इंजरीज में भी डिस्कस कर सकते हो, आप इनको कंडीशंस में भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, तीन चीज़ें जो हमने आज डिस्कस करनी है। द फर्स्ट वन वाज क्रैम्प्स, सेकेंड वन वाज डोम्स एंड थर्ड वन वाज कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। डोम्स इज बेसिकली डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ठीक है। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे कि लाइक हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं और होता क्या है, ठीक है। और हम इसका फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट क्या देते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम मेजर मेजर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में ये एक पैराग्राफ है, तो इससे बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को समझ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब क्रैम्प्स बेसिकली मसल क्रैम्प्स है, ठीक है। अब क्या होता है कि मसल में जब क्रैम्प होता है ना, तो उसकी मेजर चीज़ ये होती है कि एक सडन इनवॉलेंट्री सी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। आपको एक सडन कॉन्ट्रैक्शन होगी, पेनफुल होगी मसल के अंदर या ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर, ठीक है। और वो किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग किसी इंटेंस एक्टिविटी या आफ्टर किसी एक्टिविटी के जो थोड़ी इंटेंस हो, तो मेजरली मेजरली, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से होती है। अब इसके पीछे अगर मैं आपको इटियोलॉजी या कॉजेज बताऊं, तो मेजरली ये होता है कि कुछ लोगों में तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ठीक है। मतलब किसी में सोडियम कम हो गया आपकी बॉडी में, किसी की पोटेशियम कम होता है, किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, किसी में मैग्नीशियम की। तो इन चीज़ों की वजह से हो सकता है। फिर डिहाइड्रेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन बहुत बड़ी कॉज होती है, आप ये बोल सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर फटीग, कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तो आपके नर्व्स और मसल्स दोनों फटीग में आई, तो दैट कॉजेज, या आप दोनों उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो था या उन दोनों का टुगेदर इफेक्ट था, वो फटीग में जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ दैट। फिर आ जाती है आपकी वार्म अप ना हो, प्रॉपर वार्म अप ना किया हो एक्सरसाइज से पहले, तो वो भी कॉज बन सकती है आपकी क्रैम्प्स की। इसके अलावा किसी जगह पे डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया हो, वो बहुत ज़्यादा होती है। कोई मेडिकल स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन हो, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं, उनकी वजह से हो सकती है, ठीक है। अब आपको इसकी एक बेसिक चीज़ बताती हूँ, मेजरली होता क्या है क्रैम्प्स में, कि आपकी हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है। जो मोटर न्यूरॉन होता है ना आपकी बॉडी में, जाहिर बात है आपको पता है मोटर न्यूरॉन क्या होगा, मसल्स पे है। अब क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में एक हाइपर एक्साइटेबिलिटी कॉज करते हैं, ठीक है। वो अपने इफेक्ट से बहुत ज्यादा इफेक्ट देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कोई इनहिबिशन नहीं है। अब नॉर्मली आपके क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी हुई फिर इनहिबिशन आती है, फिर एक्साइटेबिलिटी होती है फिर इनहिबिशन आती है, ऐसे सिग्नल्स होते हैं। अब क्या होता है कि अगर कॉन्टिन्यूसली एक्साइटेबिलिटी रहेगी, तो वो एक कंडीशन, या आप कह सकते हो कि एक पेनफुल क्रैम्प सी कंडीशन कॉज कर देती है, ठीक है। और स्पेशली जब आपके पास मसल स्पिंडल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए, गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो होते हैं वो बहुत कम एक्टिव हों, और मसल स्पिंडल्स बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम मसल स्पिंडल्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन लास्ट पिछले वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया, तो हम बार बार इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। मेजरली आपके पास सारी चीज़ें ये हैं कि मसल स्पिंडल की जब एक्टिविटी ज़्यादा हो गया है, और जीटीओस की यानी गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स की आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई है, तो ये कॉज बनती है बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स की, ठीक है। अब क्या होता है, क्रैम्प्स में मेजरली पेशेंट को एक शार्प सा मस्कुलर पेन आता है, ठीक है। समटाइम्स पेशेंट को एक नॉट सी भी फील होती है, हार्डनिंग हो जाती है मसल्स की। कुछ लोगों में टेम्पररी लॉस हो जाता है मसल के फंक्शन का, ठीक है। इसके साथ साथ मेजरली जो इफेक्ट होते हैं ना आपके पास, जिनमें आप कह सकते हो क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, काफ मसल्स हो गए, हैमस्ट्रिंग्स हो गए, क्वाड्रिसेप्स हो गए, तो ये मेजरली जो आपकी लोअर लिम्ब के इश्यूज है ना, लोअर लिम्ब के मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स में जाते हैं। इसके अलावा भी मसल्स जाते हैं, हम ये नहीं कहते कि बाकी मसल्स नहीं होते, लेकिन ये आप कह सकते हो कि मोस्ट कॉमनली जो होते हैं ना हमारे पास अफेक्टेड मसल्स होते हैं काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। अब हैंड्स, क्वाड्स और काफ मसल्स में आपको पता है कौन कौन से मसल्स आते हैं, ये एक बहुत
बड़ी डिटेल है, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को पता है कि आपको कैसे-कैसे होते हैं। हैंड्स में आपको पता है सेमीटेंडिनोसिस, सेमीमेम्ब्रेनोसिस, आपके पास वास्स फेमोरस आता है। क्वाड्रिसेप्स में वास्टस सारे आते हैं, वास्टस मीडियालिस, इंटरमीडियस, लेटरालिस। फिर इसके साथ-साथ आपको पता है रेक्टस फेमोरस आता है। काफ मसल्स में सोलियस और आपके पास गैस्ट्रोनेमियस आते हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये सारी चीज़ें, आपको आइडिया, बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास क्रैम्प्स में हो क्या रहा था। अब फिजिकल थेरेपी में आप बेसिकली क्या करते हो, स्टार्ट करते हो एक स्लाइट जेंटल स्ट्रेचिंग्स के साथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल काफ मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं ना, आपको पता है जैसे क्रैम्प आए ना, अगर आप स्ट्रेच करवा देते हो ना, डॉर्सिफ्लेक्शन करवाई, प्लांट रिफ्लेक्शन करवाई, फिर डॉर्सिफ्लेक्शन करवाई, प्लांट रिफ्लेक्शन करवाई, तो काफ मसल्स का अगर कभी क्रैम्प है ना, आपको फौरन रिलीव होगा। इसी तरह हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवाई, फौरन रिलीव आएगा। क्वाड्रिसेप्स की कराई, अगर तो कोई उसकी बैक बहुत ज़्यादा कॉज नहीं है ना, तो कोई ऐसी कॉज नहीं है जो हमारे पास किसी और डिसऑर्डर या किसी और कंडीशन की वजह से हो रही है, तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है पेशेंट डिहाइड्रेट है, तो उसको ओरल हाइड्रेशन की तरफ लेके जाओ, ठीक है। उनको इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस करवाओ, हाइड्रेशन की तरफ लेके जाओ, ठीक है। विद दैट आप न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन, लाइक उनके मूवमेंट पैटर्न करेक्ट कराओ, उनको चीज़ें सिखाओ कि लाइक ये आपकी चीज़ गलत है या इस परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मसल को फटीग में नहीं लेके जाना, न्यूरोमस्कुलर पाथवेज को फटीग में नहीं जाने देना, ठीक है ये। फिर इसके बाद आप आइस पैक क्रायोथेरेपी, अगर तो एक्यूट क्रैम्प है ना, तब आप गाइड कर सकते हो कि कोल्ड पैक्स वगैरह आप यूज़ कर लो। और इसके अलावा आप कर सकते हो कि इम्पोर्टेंस बताओ, जैसे मैंने पहले भी बताया, वार्म अप की इम्पोर्टेंस बताओ, फ्लूइड अच्छा कैसे लेना है, मसल की कंडीशनिंग कैसे है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा मायोफिशियल रिलीज, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी सर्कुलेशन को, आपकी मसल रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये भी आपने ये भी साथ साथ गाइड करना है कि आपने खुद नहीं करना मसाज की तरह, या आपने लाइक आप जिस तरह से नॉर्मली मसाज करते हैं नॉर्मल, उस तरह से नहीं करना। या तो आप किसी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करो, या फिर प्रॉपर टेक्निक्स इसकी किसी से सीख लो। कि आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स का इशू रहता है, तो आप बेसिक कुछ चीज़ें सीख लो कि हाँ इस तरह से होती है, ठीक है। सेकंड थिंग आज हमने जो डिस्कस करनी है वो है डोम्स, ठीक है। हम पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हम लिंक कर लिया, ओके। क्रैम्प्स हो गए, अब आ जाती है आपके पास डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ओके। हम क्या करते हैं, हम एक पिक्चर से पहले देखते हैं, ओके। ये आपके पास एक पिक्चर है, ठीक है। अब आपको सिंपल सी एक चीज़ से बताती हूँ। डे वन में क्या होता है, पेशेंट आपके पास कोई भी ह्यूमन बीइंग, ओके, एज अ पर्सन, आपके पास कोई भी बंदा वर्कआउट करता है, ठीक है। अब उन्होंने इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी की है। इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के बाद डे टू काम, बिल्कुल कोई हल्की सी टायर्डनेस है, बट फील वो, मतलब उनको कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है कि लाइक उनको कोई इशू है कोई मसल्स का या कोई भी। डे थ्री में एकदम से पेशेंट आपको बताएगा कि उसको एक अचानक से पेन हुआ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा था, एक की भी था, और सोरनेस भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सो ये मेजरली पेशेंट कंप्लेन करता, ठीक है। वर्कआउट किया, एक दिन ठीक गुजरा, दूसरे दिन आपको पेन बहुत स्वेयर हुआ, ठीक है। डे वन पे वर्कआउट था, डे टू पे उसको पेशेंट को क्या हुआ कि कामनेस थी, कोई इशू नहीं था, डे थ्री में उसकी बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है। तो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस आप इसी को कहते हो, ठीक है। सेल्फ लिमिटिंग मस्कुलर कंडीशन है, पेन या स्टिफनेस होती है जिसकी पीक 24 आवर्स के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आप कोई भी एक्टिविटी इंटेंस करो, स्ट्रेनस करो, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपने यूज़ किया अपनी बॉडी का, तो क्या होता है कि मसल फटीग में जाता है, या आप कहते हैं सोरनेस होती है आपके मसल्स के अंदर, और ये 24 टू 72 आवर्स के बाद होती है, ठीक है। इसीलिए हम ये बात करते हैं कि यूजुअली एक दिन पूरा गुजर गया, पेशेंट को कोई इशू नहीं था, नेक्स्ट डे पेशेंट ने कंप्लेन की कि उनको काफ़ी ज़्यादा इशू आ। अब क्या हुआ, इसकी मेजरली कॉज ये होती है कि या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मसल्स को लेंथनिंग में रखा है, बहुत देर के लिए रखा है, कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इलोंगेशन में पेशेंट ने मसल्स को टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा करके रखा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कॉज होती है। लाइक आप ये कह सकते हो स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद उसी पोजीशन में काफ़ी देर रखा, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये डोम्स की एक बहुत बड़ी कॉज होती है। इसके बाद इंटेंस
एक्टिविटी बार बार करने से, रूटीन्स हैं, अभी बिल्कुल नई एक्टिविटी स्टार्ट की थी और एकदम से उन्होंने इंटेंस एक्टिविटी कर ली, तो ये एक बहुत बड़ी कॉज हो सकती है। कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्रॉपर से एक्सरसाइज नहीं की, जिसकी वजह से इंटेंस एक्टिविटी तो थी, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उसका प्रॉपर पोजीशनिंग, प्रॉपर जिस तरह से प्रॉपर लाइक आप कह सकते हो ना पोजीशनिंग थी, जिस तरह से परफॉर्म करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं की, तो ये कॉज हो सकती है। ओवर ट्रेनिंग, कोई भी रेस्ट के बगैर किसी भी एक्सरसाइज को आपने ज़्यादा कर लिया है, ये भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। सो आपने ये सारी चीज़ें पेशेंट को, पर्सन को गाइड करनी है कि आपने एक बार ये कंडीशन हो गई है, लेकिन बार बार इस चीज़ को आपने ट्रिगर नहीं होने देना, ठीक है। अब इसकी बैक साइड पे कॉज क्या होती है, ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हो कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी, या आप मेजरली इस चीज़ को कहते हो कि इसमें कंडीशन में हुआ क्या है। बैक साइड में क्या होता है कि मसल के अंदर ना छोटे 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 टीयर्स बनते हैं, ठीक है। टीयर्स आप ये कह सकते हो छोटी 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 डैमेज आता है मसल के अंदर, ठीक है, जिसके बाद आपके पास ट्रिगर होता है इन्फ्लेमेशन को, वो ट्रिगर कर देता है इन्फ्लेमेशन को, लेकिन उस स्पेसिफिक रीजन पे। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास फिर क्या हुई कि हमारे पास एडिमा कॉज हो सकता है, इसके अंदर लाइक अ स्वेलिंग टाइप हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को कम डिस्कम्फर्ट और रेंज ऑफ मोशन भी कम होना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 24 to 72 आवर्स, ठीक है। तो ये मेजरली एक स्मॉल सी पैथोफिजियोलॉजी टाइप के आप कह सकते हो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। वरना इसकी पैथोफिजियोलॉजी काफ़ी डिटेल्ड होती है कि किस तरह से हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? मसल में पेन बहुत प्रोमिनेंट है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन लिमिट हो जाती है, मसल में वीकनेस, टेम्पररी सी वीकनेस फील करता है, सोरनेस 48 से 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इतनी पेन होती है कि पेशेंट किसी भी ट्रीटमेंट के बगैर रह नहीं सक रहा होता, ठीक है, तो वो आपके पास आता ज़रूर है, लेकिन 5 to 7 डेज के बाद रिकवर्ड होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आपने क्या कराना है, आपने एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट जब आपके पास पेशेंट आया है और विद इन फर्स्ट 24 आवर्स है, तो आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करो, ठीक है। आफ्टर भी 24 आवर्स आए हैं, लेकिन इस टाइम आप क्या करते हो कि फिर आप कोल्ड थेरेपी की तरफ या क्रायोथेरेपी की तरफ नहीं जाते, फिर आप मेजरली क्या करते हो, हीट थेरेपी की तरफ जाते हो, ठीक है। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आया है और आपने इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराना है, तो क्रायोथेरेपी की तरफ प्रॉपरली जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आफ्टर आया है, तो फिर आप क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता इन्हांस करा देते हो सर्कुलेशन को, हीलिंग को, तो आप हीट थेरेपी के ऊपर जाते हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने स्लाइटली सी स्ट्रेचिंग्स कराना स्टार्ट करानी है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अगर बहुत ज़्यादा सोरनेस है, मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मायोफेशियल रिलीज या फोम रोलिंग पेशेंट को गाइड करते हो कि वहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज हो, सोरनेस कम हो, मोबिलिटी। लेकिन ये भी अगर पेशेंट की पेन बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे नहीं करा सकते, ठीक है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने पेशेंट की स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग्स कराएं, जिस एरिया पे स्पेसिफिक सोरनेस है, जो भी एरिया था स्पेसिफिकली आपके पास, अगर आपके पास सोरनेस शोल्डर में आ रही है तो वहाँ पे, आपके पास लेग्स में है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप रिकवरी के लिए लाइट मायोफेशियल रिलीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आप एरोबिक्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो भी लो इंटेंसिटी आप आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हो, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप स्लाइटली मेजर सी गाइडेंस ले लो कि आपके पास इस कंडीशन में हो क्या रहा होता है और आप कैसे इसको ट्रीट कर रहे होते हो। सो मेजरली आपके पास क्या था, डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस थी, ठीक है। सो आपके पास मेजरली ये चीज़ें थी कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसका होना चाहिए। थर्ड हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। ओके, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। क्या होता है कि आपको पता है मसल्स के कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट इस सेंस में बने होते हैं कि फेशिया ने ना उन मसल्स को, किसी स्पेसिफिक फेशिया ने उन स्पेसिफिक मसल्स को कवर अप, एक ही कवर में कवर अप किया होता है, आपको पता है, इसलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मायोफेशियल रिलीज।
मायोफेशियल रिलीज कहने का भी यही मतलब होता है कि फेशियल के साथ सॉरी मसल्स के साथ फेशिया भी आप साथ साथ रिलीज कर रहे हो, तो ठीक है। क्योंकि आपके पास कई आप मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास कोई भी चार मसल है और उनको किसी एक चीज ने कवर किया हुआ, दैट मीन्स के फेशिया ने उन चार मसल्स को कवर किया हुआ है। अब क्या होता है, वो जो सारा एक पूरा कंपार्टमेंट बनता है मसल का, ठीक है, क्लोज कंपार्टमेंट, उसके अंदर जब आपके पास प्रेशर इंक्रीज होता है किसी भी कंडीशन की वजह से, ठीक है, और आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन जो उसके नीचे से नर्व जा रही है, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स है, हर चीज कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं रहती, टिश्यू प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते हैं आप, पेन इतना स्वेयर हो जाता है। ये हमारे पास कंडीशन कहलाती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और अगर तो ये एक्यूट है तो ये एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसको इमरजेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि आप इमीडिएट उसको सर्जिकल फिशियोटमी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फिशियोटमी एक सिंपल सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आप फेशिया को आप सिंपली आप क्या करते हो कि कट लगा के लूज कर देते हो, ताकि आपके पास जो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन या प्रेशर आ रहा था वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। उसको आप ओपन करते हो ताकि आपके अंदर जो प्रेशर था कंपार्टमेंट मसल के कंपार्टमेंट के अंदर वो रिलीज हो जाए। तो ये मेजरली आप क्या करते हो कि फिशियोटमी उस टाइम इमरजेंसी में परफॉर्म होती है। अब इसके पीछे मेजरली क्या होता है, या आप कह सकते हो अगर एक्यूट नहीं है क्रॉनिक है तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो सकता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती, लेकिन उसको भी आपने देखना होता है कि बहुत ज़्यादा वो कोई और इंजरी या कोई और इशू कॉज ना कर सकता हो, ठीक है। एक्यूट में क्या होता है, कोई ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर्स कोई या कोई आप आरटीए का केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का आपके पास पेशेंट आया, तो उन केसेस में आपके पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुत ज़्यादा होता है। हेमरेजेस के केसेस में टाइट कास्ट, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपीस कहते हो, आफ्टर फ्रैक्चर अगर वो किसी ने बहुत टाइट लगा दिया है ये भी एक कॉज हो सकती है। बैंडेजेस बहुत टाइट बांध दिए हैं ये भी एक कॉज हो सकती है, ठीक है, एक्यूट की। क्रॉनिक में मेजरली होता है कि ओवर यूज की वजह से होता है, ठीक है। ओवर यूज बार बार रिपीटेटिव कोई ट्रॉमा हो रहा है तो इसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। अब क्या होता है कि इसमें मेजरली होता है कि जो कंपार्टमेंट के अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, उनकी परफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप इस्कीमिया भी हो सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकता है, और आप परमानेंटली कितने ज़्यादा इश्यूज हैं जो परमानेंटली आप लॉस कर सकते हो, कितने ज़्यादा फंक्शंस हैं अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को बहुत अगर एक्यूट है फिर तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आपको डील करवाना पड़ता है, और अगर तो क्रॉनिक है तो तब भी आपको केयर ज़रूर करनी पड़ती है कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज ना हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो फिशियोटमी वहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स आपको पता है कि मेजरली पेन हो सबसे पहली तो, स्पेसिफिकली अगर वो किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से है तो तब तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर नमनेस टिंगलिंग, क्योंकि ये कंप्रेस कर रही होगी नर्व्स को वहाँ पे आर्टरीज पे, तो आपके पास पैस्थीजियाज वगैरह नमनेस टिंगलिंग सी सेंसेशंस आ रही होंगी, ठीक है। फिर वहाँ की स्किन बहुत पेलर टाइप हो जाएगी, पेल हो जाएगी, आपको वहाँ की पल्सेस कम हो जाएंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वहाँ पे आप रेडियल नर्व या आप फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपकी आर्म में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी रेडियल आर्टरी या नर आर्टरी आप किसी को भी पल्स चेक नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी नॉर्मली आप नहीं चेक कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटनेस की वजह से आपकी सारी आर्टरीज भी प्रेस हो रही होंगी। फिर लेट साइंस होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं अगर बहुत डिले हो जाए ना और ये बहुत ज़्यादा चीज़ स्वेयर हो जाए तब आपके पास होता है, लेकिन बहुत अर्ली स्टेजेस पे नहीं आता। पैरालिसिस वगैरह भी ये इशू हो सकता है, ठीक है। तो आपको रेंज ऑफ मोशन तो मैंने आपको बताया पहले ही कम हो रही है, ठीक है, तो ये आपके पास बहुत जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल पोस्ट सर्जिकल पेशेंट आया, फिशियोटमी हो गई है और उसके बाद आया तो आप जेंटल अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा देते हो, ठीक है। फिर आप पेन की मैनेजमेंट कराते हो, कोल्ड थेरेपी दे दी, टेंस दे दी, ठीक है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज होती है तो आप कोल्ड थेरेपी दे सकते हो, वरना आप उसके बाद जो होती है ना फिर आप हीटिंग की तरफ जाते हो, ठीक है। वाउंड केयर वगैरह, ठीक है, अगर वहाँ सर्जिकल वाउंड है तो वहाँ पे उसकी केयर की पोजीशनिंग बॉडी की कैसे, कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं बनने देने, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं।
एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराओ, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉनिक है, ठीक है, तो क्रॉनिक में आप फिर एक्टिविटी की मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हो। आप फिर देखते हो कि पेशेंट को क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, उस तरीके से ग्रेडेड एक्सरसाइजेस करवाते हो। सॉफ्ट टिश्यूज की मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग, टाइट फेशिया तो मसल्स है, फेशिया है तो आप उसकी तरफ जाते हो, मायोफेशियल रिलीज की तरफ जाते हो, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करवाते हो, एजुकेट करते हो कि इनकी कोई भी ऐसा सिम्टम, अर्ली सिम्टम अगर ऐसे आए जो आपको लगता है कि ये जिसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की, तो आप फौरन आपने आके चेक करवाना है, ठीक है। तो मेजरली आप इस तरह से कहते हो कि आप उनको गाइड कर देते हो कि इमरजेंसी कंडीशन में आपने कैसे कैसे देखना है, ठीक है। सो हमेशा आपने याद रखना है इन मसल डिसऑर्डर्स को इफेक्टिवली रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है, ठीक है। हर बंदे के लिए एक अलग ट्रीटमेंट प्लान है, हर बंदे के लिए एक अलग प्रॉपर सी चीज़ें होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करते रहते हो, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट किस तरीके से उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, ठीक है। और ये एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट ये बहुत एक यूनिक चीज़ होती है कि हर बंदे के लिए आप सेम ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है। हर बंदे का ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप सेम मेडिकेशन दो तो सारे लोग ठीक हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन जब एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हम काम करते हो तो हर ट्रीटमेंट हर सेम बंदे पे अप्लाई नहीं कर सक रहे होते, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर आपके लिए, ठीक है। तो आपने वहाँ पे किस तरीके से काम करना है ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी इमरजेंसी सिचुएशंस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखना है जहाँ पे आपको लगता है इमरजेंसी कंडीशन है, आपने पेशेंट को फ़ौरन इमरजेंसी के लिए भेज देना या रेफर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 से हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।